दिया है। देखिए एलटी ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड, ये प्री का क्वेश्चन है ये। प्री में जो भी आएगा उससे क्वेश्चन ये करा रहे हैं। तो चित्रकला संयोजन के सिद्धांत यानी एकता सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर क्या होगा? क्या दिया है? पहला विकल्प दिया है कि सहयोग का मुख्य कार्य चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों को एक ही भाव में व्यक्त करने का कार्य करना होता है, कार्य करता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहला दिया है दूसरा कि चित्र में मूलभूत एकता की अनुभूति बनाए रखने के लिए यह संयोजन को बिखरने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, चित्र संयोजन में सहयोग एकता केवल रंग और रेखा जैसे, ठीक है, केवल रंग और रेखा जैसे कुछ तत्वों तक सीमित होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग, सब लोग बताएंगे। देखिए पहली बात है कि चित्र संयोजन में कला के सभी तत्व विद्यमान रहेंगे। कला के क्या रहेंगे? सभी तत्व विद्यमान रहेंगे। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल सभी का संयोजन होना चाहिए। सभी का संयोजन, संयोजन का सिद्धांत का मतलब कि कला के सभी संयोजनों का सिद्धांत होना चाहिए। अगर इसकी परिभाषा हम लिखें तो दो या दो से अधिक कला के तत्व, दो या दो से अधिक तत्वों का अगर हम समायोजन करते हैं, संयोजन करते हैं, वो सिद्धांत मेरा कहलाता है। तो इसमें बस थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला है कि पहला पढ़ लीजिए, सहयोग का जो मुख्य कार्य होता है चित्र संयोजन में विभिन्न तत्वों को, विभिन्न मतलब जो आपका रेखा है, रूप है, रंग है, तान है, पोत है और अंतराल है, इन सभी का ध्यान रखिएगा। इन सभी को एक ही भाव में व्यक्त करने पर, एक ही भाव समझते हैं, जैसे कलाकृति में देखा जाए कि कोई एक विशेष पे ही चित्रकारी की जा रही है, एक विशेष पे चित्रकारी की जा रही है, एक भाव पे चित्रकारी की जा रही है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा इन सभी तत्वों का एक ही काम होना चाहिए, किसी का बिखराव नहीं होना चाहिए। तो पहला मेरा ये सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा दिया कि चित्र में मूलभूत एकता की अनुभूति, मूलभूत एकता का मतलब समझ रहे हैं, वही सहयोग के बारे में बात कर रहा है। सहयोग मतलब सभी की आवश्यकता होगी, तो एकता बनाए रखने के लिए यह संयोजन को बिखरने से बचाता है। संयोजन यानी जब पांचों छह जो आपके कला के तत्व हैं उनको सभी को बिखरने से बचाता है, इसी को संयोजन कहते हैं। यानी एक चित्र कलाकृति की निर्माण करता है। क्या कला का तत्व वही सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। ये भी मेरा सही है। फिर क्या दिया कि चित्र संयोजन में सहयोग केवल, देखो केवल और क्योंकि, जब ये क्वेश्चन में किसी भी प्री में मेंशन करता है तो 90% क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। ये प्रेशर दे रहा है, और जब प्रेशर देता है तो अधिकांश 90% क्वेश्चन वो गलत होते हैं। प्री में अगर आप हल कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में केवल कह दे, मेंशन कर दे, क्योंकि मेंशन कर दे, यानी प्रेशर दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसका आंसर थोड़ा निगेटिव पे जाएंगे, 90% निगेटिव पे जाएंगे, वो अधिकांश गलत ही होता है। अब कह रहे हैं कि चित्र संयोजन में सहयोग यानी एकता के लिए केवल रंग और रेखा की आवश्यकताएं होती हैं। भाई रेखा और रंग की आवश्यकता होगी, किस पे करेंगे? धरातल तो चाहिए हमारे लिए, धरातल तो कम से कम चाहिए। मान लो कि हम तान पोत का, हम रूप का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, धरातल तो चाहिए उस पर अंकन करने के लिए। तो केवल रंग और रेखा का मेंशन कर दिया तो ये मेरा हूबहू गलत हो जाएगा। तो इसमें देखें पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी केवल एक और दो सही है। ये एलटी ग्रेड के लिए हो गया। लेकिन टीजीटी में कैसे इसको हल करेंगे, इसको समझ लीजिएगा। जब इसी प्रश्न को टीजीटी में हल कराता है तो कहता है कि सहयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि सहयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो संयोजन के विभिन्न तत्वों को एक ही भाव में व्यक्त करना होता है, वो संयोजन का मुख्य भाव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य कार्य कहलाता है। ये टीजीटी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर ये भी बन सकता है कि चित्र में मूलभूत एकता की अनुभूति बनाए रखने के लिए संयोजन को बिखरने से बचाने का क्या कौन करता है? तो सहयोग करता है भाई, एकता करता है। ये क्या करता है? बिखरने से बचाता है, सबको एक में पिरोता है। ये दो आपका कहां से बन गया? तो दो आपके सिंपल प्रश्न बन गए टीजीटी लेवल के या पीजीटी लेवल के, चाहे जो भी हो। ये भी लेवल, इस लेवल से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया, 1 2 एक ओवरऑल 3। समझ में आ गया? बताएंगे, इतना समझ में आया? बताते रहेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में, और कुछ इसमें पूछना तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसमें और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो। एलटी वाले ध्यान ध्यान रखेंगे विशेष तौर पे कि क्या उसमें गड़बड़ी है क्या नहीं। ये पहला क्वेश्चन अगर आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिएगा।
या रफली कुछ लिखना होगा तो उसको लिखते रहिएगा। थोड़ा बहुत रफली अगर लिखते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर बेहतर रहेगा, और नहीं लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा देख लीजिएगा, इसको भी आराम से पढ़ना है। चित्र संयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चित्रकला संयोजन में, चित्रकला संयोजन में इस पे भी हमको विचार करना है। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन फिर देता है तो फिर इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि चित्रकला संयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या दिया है, देख लीजिएगा। पहले दिया है कि संयोजन अनिवार्य रूप से दो या उससे अधिक चित्रकला तत्वों की योजना है। परिभाषा हमने बताया था आपको अभी। चित्र संयोजन अनिवार्य रूप से क्या है, दो या उससे अधिक, बताया था हमने कि दो या उससे अधिक तत्वों की योजना है जिसका उद्देश्य कलाकृति में आकर्षण केंद्र स्थापित करना होता है। चलो ठीक है भैया, मान लिए, मान ली दो या दो से अधिक हो गया, मेरा पॉइंट यहां से मिल गया। इससे हूबहू शब्द लिखवाया गया आपको। एलटी के मेंस में मैंने हूबहू ये शब्द लिखवाया है, और जितना हमने मेंस लिखवाया है, मेंस से ही हमने प्री के क्वेश्चन बनाए हैं। ये सारे मेंस जितने भी हैं आपके, उसी मेंस से आपके प्री के क्वेश्चन बने हुए। कोई अलग पॉइंट हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मेंस का हमने पूरा निचोड़ लिखवाया आपको। एक एक के बारे में 400 शब्द लिखवाया, 300 शब्द लिखवाया, 200 शब्द लिखवाया। जितना शब्द आपको पसंद है उतना प्री में लिख लीजिए, मेंस में लिख लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कंठन आपका सही हो गया। संयोजन में संयोजन को संतोषजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें संतुलन तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम का अवहेलना न हो। ये भी हो गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम का अवहेलना हमने बताया था, ये भी लिखवाया था कि गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। समझ गए। ये देखो दूसरा कथन। तीसरा दिया कि संयोजन के सिद्धांत समय समय पर निश्चित होते रहते हैं, किंतु यह मुख्यतः चित्रकार के व्यक्तित्व अनुभव को खोज का विषय माना गया है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर बताएंगे, ये दूसरे का आंसर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा। दूसरे का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा। दूसरे का आंसर बताएंगे क्या होगा। दूसरे का आंसर बताइए। दूसरे का ए, एक और दो दोनों सही है। अच्छा, एक और दो दोनों सही है। कंटेंट इसमें लिख लेना भाई। हाँ, डी, एक दो तीन तीनों सही होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखो कंटेंट में इसको ऐड करना आप लोग, थोड़ा हमने इसको नया ऐड किया है कि संयोजन के सिद्धांत समय समय पर निश्चित होते रहते हैं। अच्छी बात है भाई, समय समय पर निश्चित होते रहते हैं, किंतु यह मुख्यतः चित्रकार के व्यक्तिगत अनुभव और खोज का विषय है। संयोजन का सिद्धांत देखो, जब किसी कलाकृति में रेखा रंग रूप तान पोत अंतराल का अगर प्रयोग करता है कलाकार, तो हर प्रकार एक तरह से नहीं करता है, हर प्रकार एक तरह से नहीं करता है, अभिव्यक्ति के अनुसार उसके इसका प्रयोग करता है। इसके अनुसार, अभिव्यक्ति के अनुसार। और जब अभिव्यक्ति के अनुसार करेगा तो बिल्कुल है भैया कि खोज करेगा, उसमें नया नया तौर पे खोज करेगा, तो बिल्कुल ये आ जाएगा। ये अभिव्यक्ति पे डिपेंड कर रहा है। और जब ये अभिव्यक्ति पे डिपेंड करेगा तो इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव का खोज का विषय बना होगा। इसको भी लिख लेंगे संयोजन के सिद्धांत में। यानी क्या हो जाएगा, बाकी आपका सब कुछ है कि संयोजन अनिवार्य रूप से दो या उससे अधिक चित्रकला तत्वों का योजना है जिसका उद्देश्य कलाकृति में आकर्षण केंद्र स्थापित करना होता है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन, ठीक है, निम्न में से कौन कह सकता है कि उद्देश्य कलाकृति में आकर्षण केंद्र स्थापित करना मतलब सहयोग करता है, अनिवार्य रूप से करता है। तो संयोजन का आपका नाम आता है, चित्रकला संयोजन का नाम आता है कि उसके माध्यम से एक आकर्षण केंद्र कलाकृति में स्थापित होता है। कलाकृति में ध्यान रखिएगा, आकर्षण जो केंद्र होता है वो केवल एक ही होता है, जो मुख्य तौर से मुख कहलाता है। ध्यान रखिएगा, सक्रिय आकृति मुख कहलाता है। ठीक है, और संयोजन को संतोषजनक बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें संतुलन तथा गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण का मतलब कि एक कलाकृति आपस में संबंध बना रहे कि नहीं, पता नहीं कि उनका बिखराव है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब यही है कि बिखराव नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिखराव नहीं, एकता दिखाई देनी चाहिए, तो एक कलाकृति की विशेषता है, ठीक है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों की अवहेलना है अगर असंतुलन हो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये और ये तीनों आपका सही हो जाएगा, यानी 1, 2 तीनों सही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। समझ गए? और टीजीटी लेवल लायक 1, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। टीजीटी में ये पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 2 पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि आप टीजीटी में संयोजन के सिद्धांत को कैसे पढ़ते हैं? संयोजन के सिद्धांत को अलग तरीकों से पढ़ते हैं। और जब संयोजन के सिद्धांत के अलग तरह से पढ़ोगे तो कोई मतलब ही नहीं भाई। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत किस लिए करना पड़ेगा? क्योंकि कला के तत्व ऐसे अगर एक फंडा है कि ये हमेशा क्वेश्चन बदल बदल के पूछता है। कुछ उसमें कंटेंट आ जाते हैं बदल बदल के, और जब बदल बदल के आते हैं तो आपका प्री अनकम्प्लीट हो जाएगा, और मेंस तो बिल्कुल होगा। और बाकी टीजीटी वाले के लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। टीजीटी वाले बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन हल करते हैं, बिल्कुल प्राइमरी लेवल वाला क्वेश्चन हल करते हैं कि बस ये क्वेश्चन हो गया, उसी क्वेश्चन पे हम हल कर देते हैं, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, फिर देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, सबको इसको हल करना है, सब लोग बताएंगे। अभी लग रहा होगा ना कितना हार्ड क्वेश्चन है, हल कर लो। अभी तक जो भी हल करोगे समझ में आ जाएगा, और बाकी जब हल कर लोगे ना तो पता चलेगा पूरा हमारा टॉपिक ही तैयार हो गया। क्या दिया है कि चित्रकला संयोजन में रेखा, वर्ण और तान के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई चित्रकला के संयोजन में रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल का हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई। अब इन्हीं के नियमों को हमको बताना है, तो बताइए फिर क्या होगा? बताइए फिर क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? इसका बताइए। इसका आंसर बताइए, क्या दिया पढ़ लेते हैं पहले। अभिकथन दिया है। अभिकथन कारण में बहुत समझना होता है, क्योंकि अभिकथन कारण में क्या होता है, दोनों का संबंध स्थापित करना होता है, और उसके अपेक्षा जो आप हल करते हैं उसके अपेक्षा थोड़ा सा ये हार्ड होता है। कितना परसेंट? 10%। समझ लो पहले इसको हल करने का तरीका। चित्र संयोजन करते समय रेखा का प्रयोग तल विभाजन के लिए किया जाता है। भाई स्पेस विभाजन हम कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा कि चित्र संयोजन करते समय रेखा का प्रयोग हम विभाजन के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, जिससे विभाजित आकार एक दूसरे से मिलकर मधुर संबंध की अभिव्यक्ति करे। जैसे कोई एक कलाकार है, किसी एक ही परिवार का चित्र बना रहा है, तो ये नहीं कि वो एक ही विभाजन में चाहे एक ही धरातल पे कर दे, उसका अलग अलग विभाजन करता है। मैंने आपको बताया था उसका अलग अलग कि बुजुर्ग आदमी की कलाकृति कैसे बनाएगा, बच्चों की कलाकृति किस आकार में बनाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं भाई, चलो ठीक है भैया, साइड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सही है, यहाँ पे रहेंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं ना, इसलिए थोड़ा ये दिक्कत हो जा रही है, तो हम एक साइड हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये तो बिल्कुल सही है भाई। देखो इसको सही करते हैं कैसे। चित्र संयोजन करते समय रेखा का प्रयोग तल विभाजन में, यानी आवश्यकता अनुसार। जैसे मान लो कि एक परिवार का चित्र बनाना है, और एक परिवार का चित्र बनाएंगे तो मान लो परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 एक समान तो होंगे नहीं भाई, उसका विभाजन करेंगे, छोटे बच्चे अलग हो जाएंगे, बड़े का बड़े चित्र बना देंगे, छोटे का अलग बनाएंगे, तो ये विभाजन हम कर लेते हैं। एक दूसरे से मिलकर मधुर संबंध के अभिव्यक्ति होता है, सहयोग इसकी बात आती है। सहयोग है भाई, सहयोग में समान जो आकृति बनती है वो आकर्षण नहीं होती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है वो आकर्षण होती हैं। समान संयोजन में जो आकृतियां दोहराई जाती हैं वो आकर्षण नहीं होती हैं, जो नहीं दोहराई जाती है वो आकर्षण होती है। ये बताया था मैंने संयोजन में, सहयोग में। फिर क्या दिया है, हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा पूर्ण विभिन्न रंगतों में। देखो कोई भी कलाकृति है तो उस कलाकृति में संयोजन में हल्की और गहरी तान का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे हैं, ठीक है,
तो मान लो कि हम यहाँ पे मेरे में केवल एक रंगत का चाहे एक क्या बोलते हैं तान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, रंगतों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा है कि जैसे चेहरा मान लो कि चेहरा बिल्कुल लाइट है, हाथ पैर थोड़ा हल्का काला है। अगर ऐसी अनुभूति करोगे तो एक प्रकार के तान का हम प्रयोग किसी भी कलाकृति में नहीं करते। उसमें इसलिए रंगतों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी कलाकार समझ लो, कोई भी कलाकार कलाकृति करते हो तो मान लो कि अगर आपको लाल रंग बिल्कुल लगाना है, एक कलाकृति में आपको लाल रंग लगाना है, तो पूरी कलाकृति में आप लाल रंग का मेंशन नहीं करते हो, उसके तान का प्रयोग करते हो। कहीं पर हल्का मेंशन करते हो, बताओ भैया? कहीं पे मध्यम मेंशन करते हो, कहीं पे गहरा मेंशन करते हो, करते हो? एक कलाकृति बनाने के लिए अगर केवल लाल रंग आपको दे दिया जाए तो उसके हल्केपन, गहरेपन और मध्यमपन को यूज करोगे। कोई भी कलाकार अगर कलाकृति करता हो तो बता दो आपको कि केवल एक रंग का प्रयोग नहीं करते हो, उसको हल्का बनाते हो, शेड बनाते हो, टिंट बनाते हो, शेड शेड बनाते हो, आवश्यकता अनुसार बनाते हो। तो यानी कह रहा है कि हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा पूर्ण विभिन्न रंगतों का संबंध प्रस्तुत करने के लिए तान आवश्यक होता है। ये बहुत अच्छा कंटेंट है, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई कलाकृति बनाते हैं तो ये भी क्वेश्चन अगर हो सकता है कि टीजीटी लेवल में पूछे चाहे और किसी लेवल में पूछे कि जब एक कलाकृति बनाते हैं तो एक रंग के विभिन्न रंगतों का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे। जैसे मान लो कि हम नीला रंग आपको दे दिए और तो किसी कलाकृति में बनाना है, जैसे अभी पद्म पहाड़ी बोधिसत्व के चित्र में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शरीर को नीला नहीं बनाया गया, कहीं हल्का कहीं बोल्ड दिखाया गया है, कहीं हल्का कहीं बोल्ड दिखाया गया। उसी कलाकृति की बात कर रहा है, उसी पॉइंट को यहाँ पे लाया है कि हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा पूर्ण विभिन्न रंगतों का संबंध प्रस्तुत करने के लिए तान आवश्यक है, 100% आवश्यक है, कोई इसमें कमी नहीं। फिर जो विभिन्न तत्वों के मिले जुले प्रभाव को दर्शाकर दर्शक अनुभूति को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा है, प्रभावित करेगा भाई। ठीक, अब क्या दिया है कि कथन एक और दो दोनों सही है और कथन एक और दो का सही व्याख्या है। अच्छा बताओ, ये इसमें रेखा की बात की गई है और इसमें तान की बात की गई है, तो दोनों में तो संबंध होगा नहीं भाई। अब दोनों को कला के तत्व से जोड़ते तो दोनों में संबंध हो जाता, लेकिन पार्टिकुलर कला के तत्वों से इनको बाहर निकाल दिया है। कला के तत्व तो आपके 6 होते हैं, जैसे रेखा, रूप, रंग, तान, होत, अंतराल, ये आपके कला के तत्व हो गए। अब देखो कला के तत्व में अगर सब में कहता कि कला के तत्व यहाँ पे भी मेंशन करता और यहाँ पे मेंशन करता तो दोनों में संबंध हो जाता। लेकिन कला के तत्वों में एक को रेखा में यहाँ पे बता दिया है और एक को तान में बता दिया, अब दोनों में तो संबंध होगा नहीं। अगर यहाँ पे वर्ण हो जाता और वर्ण के बारे में बताता, रंग के बारे में बताता, तब यहाँ पे तान के बारे में बताता, तब इसका संबंध हो जाता भाई, तब इसका संबंध मेरा हो जाता। समझ रहे? इसका तब मेरा संबंध हो जाता। लेकिन दोनों यहाँ पे कला के तत्व अलग अलग हैं, यहाँ पे रेखा यहाँ पे तान है, या तो कला का तत्व यहाँ पे मेंशन करता या फिर वर्ण यहाँ पे मेंशन करता, तब तान को हम समझा लेते। ठीक है, तो यानी पहला मेरा बिल्कुल गलत है। कथन तो दोनों मेरा सही है लेकिन पहली व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा क्या दिया है? तीसरा देख, कथन एक और दो लेकिन कथन दो गलत है। ये तो हमेशा गलत वाले जो होंगे वो गलत हो जाएंगे नीचे, बस दोनों ऑप्शन कट गए, व्याख्या नहीं मिल पा रही है। अब इसको समझो, समझ लो मैंने क्या बोला कि अगर वर्ण कहता और वर्ण के रंगतों के बारे में बात करता कि रंगत का प्रयोग करके हम कलाकृति बना सकते हैं, वो कलाकृति आकर्षण होती है। और सेम इसी बात को कहता कि किसी भी रंग के हल्की गहरी रंगत को प्रयोग करके हम चित्र बनाते हैं, वो चित्र मेरा आकर्षित होता है और दिखाई देता है, उसमें संबंध स्थापित करता है, तब मेरा कथन एक कथन दो का व्याख्या कर सकता है, क्योंकि दोनों की बात एक ही कही जा रही है। लेकिन यहाँ पे विभाजन की बात कही जा रही है, यहाँ पे संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है, रंगों का संबंध स्थापित कर रहा है, तो दोनों कंडीशन में हमारा ये व्याख्या नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में मेरा कथन एक और दो दोनों तो सही है, ये 100% सही है दोनों। ध्यान रखिएगा, ये टीजीटी लेवल में भी ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं एलटी वाले बहुत खुश हो जाएंगे, एलटी वालों के लिए पढ़ा रहे हैं। टीजीटी वाले भी ध्यान रखिएगा, एलटी वाले सॉरी बीपीएससी वाले भी ध्यान रखिएगा। ये किसी भी लेवल में जब आओगे ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका मेंशन होता है। लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, ये बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अब समझने में भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। अब इसको समझने में भी कोई दिक्कत हो तो आप बताओ कि हाँ समझने में कोई दिक्कत है। समझ गए इतना पॉइंट को? इतने पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो बताएगा, थोड़ा भी बहुत दिक्कत हो तो बताएगा।
बार बार पूछ रहे हैं, अगर नहीं बताओगे तो आपकी गलती होगी, हमारी नहीं होगी। अगर हम पूछ रहे हैं बार बार, अगर आप नहीं बताओगे तो आपकी गलती है, हमारी गलती थोड़े है इसमें। हम पूछ रहे हैं, समझ गए सभी लोग? ऐसे प्रश्न को कहाँ संबंध स्थापित करना है, किससे कैसे संबंधित अवस्था स्थापित कर दें, वर्ण का संबंध कैसे है तान से, वर्ण के हल्केपन गहरेपन को, किसी वर्ण में ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ण में अगर हम वर्ण में अगर सफेद रंग मिलाते हैं तो उसका चित्र कहलाता है टिंट, ठीक है। अगर हम काला रंग मिलाते हैं वर्ण में तो हो जाता है शेड। और जो ध्यान रखिएगा, जो इसमें रंग नहीं मिलाते वो मध्यम कहलाता है, और बाकी ये आपका हल्का हो जाता है रंगत, ये आपका गहरा हो जाता है। सेम यही तो रंगतें हम पढ़ते हैं भैया तान में, यही तो रंगतें तो हम तान में पढ़ते हैं। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा सभी लोग। कुछ समझ में ना आए तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछना हो पूछ लीजिएगा, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऊर्जा के साथ। जैसे मैं हल किया हूं वैसे अपना दिमाग लगाओ। क्या दिया है ये क्वेश्चन देख लो कि चित्र संयोजन के संबंध में कलाकार और सामान्य जन की दुनिया के बीच में अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, चित्र संयोजन के संबंध में कलाकार और सामान्य जन, कलाकार मतलब जो आप कलाकार हैं, जो मैथ वाला नहीं है, मैथ वाला जो व्यक्ति है, वो अगर दोनों को ला दें तो क्या होगा, कैसे संबंध स्थापित होंगे, इसको देख लीजिएगा। क्या इसमें क्या लिखा है भाई? अच्छा, इसमें क्या लिखा है थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, कारण में लिखा है कि क्या, किस में लिखा है? लेकिन कारण में लिखा है कि, कारण में लिखा है कि, हाँ कारण में क्या लिखा है? अच्छा देख लो भैया, लिखा है कि हल्की और गहरी रंगत के नियोजन तथा पूर्ण विभिन्न रंगतों का संबंध प्रस्तुत करने के लिए तान का आवश्यकता होता है, जो विभिन्न तत्वों के मिले जुले प्रभाव को दर्शाकर दर्शक अनुभूति को प्रभावित करता है। तो भाई विभिन्न तत्वों में पार्टिकुलर एक को बात करके सभी को उठा लिया है, पार्टिकुलर एक को बात करके सभी को उठा लिया है, यानी यहां से आपका कोई संबंध ही नहीं है भाई, क्योंकि जब भी हम इसमें चित्र संयोजन में काम करेंगे तो सारे तत्वों की आवश्यकताएं होती है। जैसे यहाँ पे हमने रेखा किया है तो रेखा में भी ये प्रयोग कर सकता है भाई। रेखा केवल एक नहीं होता कि रेखा के माध्यम से हम संयोजन स्थापित कर देंगे, रेखा का मतलब संयोजन में वो बता रहा है, रेखा के साथ साथ वर्ण या फिर धरातल की भी आवश्यकता होगी। तो ये केवल रेखा के बारे में बात की गई है, तो ये आपका पॉइंट सही होता है। ये विभिन्न तत्वों के बारे में बात की गई है, लेकिन जब भी हम तान का प्रयोग करेंगे तो हमारे तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, वो तो सब में पड़ेगी भाई, केवल रेखा में भी, यहाँ पे भी पड़ेगी रेखा में। लेकिन अगर यहाँ पे ये पॉइंट को केवल तत्वों से मेंशन करता, वर्णों से मेंशन करता और इनको तान से मेंशन करता, तब हमारी व्याख्या हो जाती, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि चित्र संयोजन के संबंध में कलाकार और सामान्य जन की दुनिया के बीच के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है? सामान्य व्यक्ति त्रिआयामी संसार में रहते हुए भी उसकी गहराई दूरी पर विचार नहीं करता है। पहला कथन देख लीजिएगा, सामान्य जन के जो लोग हैं वो व्यक्ति त्रिआयामी संसार में रहते हुए भी उसकी गहराई दूरी का विचार नहीं करता है। ठीक है, पहला कथन सही होगा कि गलत होगा अभी हम नहीं बताएंगे। दूसरा दिया है कि कलाकार विशेष व्यक्ति की दुनिया त्रिआयामी जगत में अलग होती है क्योंकि वह द्विआयामी तल पर त्रिआयामी संसार का भ्रम पैदा करता है। ठीक है, कलाकार हो समझ गए होगे। इसके बाद सेंसर देख लो, यहाँ पे कहते हैं कि रचना प्रारंभ करते ही कलाकार यथार्थ यानी 3D जगत से हटकर द्विआयामी तल पर अपनी दुनिया बसा लेता है। कथन कौन सा सही है? कथन बताएं कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर ये चित्र संयोजन के संबंध वाला, बताइए सभी लोग। इसका आंसर बताएंगे। देखो पहली बात समझो, 20 का होगा क्या दिया, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन देख लो पहले, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो, मन से पढ़ना क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति त्रिआयामी संसार में रहते हुए भी उसकी गहराई और दूरी पर विचार नहीं करता है। करता है क्या? करता है। अच्छा, कोई नॉर्मल व्यक्ति कोई है, किसी चित्रकला के बारे में बताइए कि संसार दुनिया किस आयाम में है, तो उसको क्या पता है भाई? दो ही बात बताएगा। ठीक है, दो ही बात बताएगा। दो बात क्या बताएगा? कि भाई हमको पता नहीं है कि वो व्यक्ति का त्रिआयामी क्या कहलाता है, नहीं पता है भाई, बिल्कुल नहीं।
तो कोई सामान्य व्यक्ति गहराई दूरी के बारे में अनुभूति नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करेगा वो। कोई भी हो, किसी गहराई अनुभूति के बारे में अनुभूति कर ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि वो केवल चित्रकार करता है। क्या करता है? चित्रकार करता है। अभिव्यक्ति कलाकार करता है। फिर क्या दिया है? कलाकार विशेष व्यक्ति की दुनिया त्रियामी जगत से अलग होती है। यानी कलाकार विशेष व्यक्ति, कलाकार ऐसा होता है कि दो आयामी भूमि पे त्रियामी भी चित्र बना लेता है, और त्रियामी जो अभी संसार दिखाई देता है उसकी भी अनुभूति करता है वो, यानी दोनों में वो निहित होता है। तो कलाकार के संबंध में भी ये भी कथन है। और फिर क्या दिया? क्योंकि वह द्विआयामी तल पर त्रिआयामी संसार का भ्रम पैदा कर सकता है। यानी दो उसका धरातल है। धरातल क्या है? लंबाई और चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई के माध्यम से जो ये त्रिआयामी हमारी दुनिया है, संसार दिख रही है, उसको वो त्रिआयामी कर सकता है। किसके माध्यम से? कलाकृति के माध्यम से। यानी दो आयामी तल पर त्रिआयामी संसार का भ्रम उत्पन्न कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो दोनों मेरा कथन सही हो गया। अब दोनों सही हो गया तो इससे भी आप हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। कि दिया है कि रचना प्रारंभ करते ही कलाकार यथार्थ यानी 3D जगत से हटकर, अब समझते हो? अब यथार्थ 3D का मतलब समझते हो? जैसे मैं आपको बोल दूं कि बालक एक माउस का चित्र बनाओ, एक माउस का चित्र बनाओ, तो आप चित्र बनाते हो तो माउस आपका त्रिआयामी हो गया भाई, इसको देख ले रहे हो, माउस हो गया। या फिर रिमोट देख लो, ये रिमोट हो गया। अब इसको दे दिया जाए कि ये सांसारिक चीजें हैं, और सांसारिक चीजें जो होती है, जो जिसको हम देखते हैं, यथार्थ देखते हैं, प्रमाणिक तौर पे देखते हैं, ये त्रिआयामी होती है। लंबाई चौड़ाई गहराई का इसमें मेंशन होता है। जब इसको अगर आप चित्रकारी करोगे तो इसको दो आयामी आप बनाते हो। क्या बनाते हो? दो आयामी बनाते हो। इसी को यहाँ पे लिखा गया है कि रचना प्रारंभ करते ही कलाकार यथार्थ यानी 3D को, यथार्थ दुनिया 3D को जगत से हटकर द्विआयामी तल पर अपनी दुनिया बसा लेता है। बिल्कुल सही भाई, इसको दो आयामी बना लेता है वो। यानी 1 2 3 तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। समझ गए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसी कंटेंट में ये तीनों आपका फैक्ट मिलता है, तीनों को आप लोग लिख लेंगे। प्रीलिम्स वाले तीनों को लिख लेंगे, टीजीटी वाले भी इसको समझ लेंगे। टीजीटी वाले में एक ही क्वेश्चन आपका ये है, ये बेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी क्या यहां से बन सकता है कि त्रियामी संसार का भ्रम उत्पन्न कर सकता है, कलाकार कर सकता है। यहां से हो सकता है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी संसार का भ्रम पैदा करता है। कौन करता है? कलाकार कर देगा भाई, चित्रकार कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे होंगे तो फिर बताते रहेंगे। क्वेश्चन हम अगला देखेंगे। चित्रकला में अंतराल के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिल्कुल अंतराल के बारे में सोचना है। अंतराल क्या है, अंतराल की परिभाषा क्या है, सब कुछ पता है आपको। तो अंतराल के बारे में एक कंटेंट हमको बता दीजिए कि कौन सा सही होगा। अंतराल में ये कौन सा सही हो जाएगा? क्या दिया है? कि कलाकृति का सीधा संबंध अंतराल से होता है, और यह अंतराल लचीला एवं तरल होता है। लचीला एवं तरल होता है। लचीला का मेंशन किया, तरल का भी मेंशन कर सकता है भाई। ठीक है, लचीला का भी मेंशन करता है, तरल का भी मेंशन कर सकता है। फिर क्या दिया है कि कारण देख लिए, कलाकार अंतराल का इस्तेमाल केवल अपनी जरूरत के हिसाब से करता है, और कलाकृति अंतराल को केवल व्याख्यित ही करती है, उसे रचती नहीं है। अब देखो, अब बताओ इसको, इसको बताओ कि कलाकृति का सीधा संबंध अंतराल से होता है। भाई कलाकृति का सीधा संबंध किससे? अंतराल से, क्योंकि कलाकृति हम अंतराल पे ही बनाएंगे। अंतराल पे ही बनाएंगे, कोई भी कलाकृति हम बनाएंगे तो अंतराल पे ही बनाएंगे। दूसरा पॉइंट देखो कि यह अंतराल लचीला और तरल होता है। क्या तरल होता है? क्या अंतराल तरल हो सकता है? अब तरल मतलब द्रव्य मत समझ लीजिएगा, तरल मतलब द्रव्य मत समझ लीजिएगा। हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ और चलता हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। सिंपल सोचिएगा, ज़्यादा नहीं। ये बता रहे हैं क्या? चलिए, सब लोग ये बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। बताइए, उसके बाद से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका आंसर मैं देख लेता हूँ, उसके बाद से मैं बताता हूँ।
बताएंगे भाई क्या हो जाएगा? नहीं बताएंगे? चलो हम ही बता देते हैं। देखो, तरलता मतलब होता है कि लचीलापन, मतलब कि जिसपे हम कलाकृति का निर्माण कर पाए, कलाकृति का निर्माण हम आराम से कर पाएं, और निर्माण करने के तौर पे सभी कला के तत्व हम मेंशन कर पाएं, कला के तत्व, और संयोजन के सिद्धांत हम इस पे लागू कर दें। उस प्रकार का हमारा अंतराल लचीला और तरल होता है। ये मेरा सही है, ठीक है, ये बता रहे हैं आप लोग, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं क्या दिया कि कलाकार अंतराल का इस्तेमाल करे और अपनी जरूरत के हिसाब से करता है, और कलाकृति, हाँ क्या बता रहे हैं भैया, ये बता रहे हैं क्या सब लोग, ये बता रहे हैं कथन 1 और 2 दोनों सही है? अरे भाई मेरी बात समझो ना, हमने क्या बताया था, मेरी बात सुन लो, मैं भी बता रहा हूँ, उसको थोड़ा एक बार समझ लो भाई, उसको एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही तो पॉइंट यहाँ पे गलत दिया है, अब उसी को नहीं पकड़ पा रहे हो। ये मेरा पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं पहले में। दूसरा क्या दिया कि कलाकार अंतराल का इस्तेमाल केवल अपनी जरूरत के हिसाब से ही करता है, बिल्कुल सही है भाई, जरूरत का मतलब कि कलाकृति ही बनाता है, डांस उन्स नहीं करता है उस पर, मान लो। और कलाकृति अंतराल को केवल व्याख्यित, हाँ कह सकते हैं कि ही करती है, उससे रचती नहीं है, केवल व्याख्या करेगी, केवल अपनी बातें उस पर रख देंगे, उसकी हम रचना नहीं करेंगे, उसकी रचना करते हैं। यही आपका पॉइंट इसको लीड हुआ है, बस केवल नहीं, इस पॉइंट को पकड़ो। अच्छा बताओ, कोई भी कलाकृति, मान लो कि मैं बोल दूं कि एक व्यक्ति मार्केट में है, वो सब्जी खरीद रहा है, तो भाई इसको आपने व्याख्या करके बस आपको व्याख्यात कर दिया, बाकी उसका आपने एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी रचना नहीं किया, तो क्या वो कलाकृति हमको समझ में आएगी? वो कलाकृति हमको समझ में आएगी नहीं। जब तक हम रचना नहीं करेंगे अपने व्याख्या को, तो कैसे समझ में आएगी? ठीक है, कैसे समझ में आएगी भाई, कैसे समझ में आएगी आप भी बताओ। तो इस कंडीशन में मेरा क्या होगा, देखो जब दोनों कथन में एक कथन गलत हो गया तो व्याख्या वाली बात ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। जब दो कथनों में एक कथन आपका गलत हो गया तो ये व्याख्या वाली बात हमेशा गलत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं, यानी यहां पे नहीं होता ना, ये कहा था कि उससे रचती भी है, उससे रचती है, ये लिख देता तो ये मेरा कथन सही हो जाता, लेकिन नहीं का प्रयोग किया, रचना तो करेगा भाई अंतराल पे, ठीक है। क्या हमारे फैन हो गए भाई? हमारे क्यों फैन हो गए बताइए, ठीक है। तो उसे रचती नहीं है, और उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इस कथन को देखना है। तो दोनों मेरा कथन तो गलत हो गया। अब देखिए कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, मेरा अच्छा पॉइंट मिल रहा है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिएगा, अब ये क्या होता है कि ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछ सकता है। कैसे? कलाकृति का सीधा संबंध अंतराल से होता है, और अंतराल, कलाकृति में अंतराल कैसा होता है, ये अगर पूछ दे आपसे, तो आपका अंतराल लचीला व तरल होता है। तरलता या तरल दोनों लिख सकता है, तरलता भी लिख सकते हैं और तरल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसपे हम, इसका मतलब क्या है भाई, इसका एक ही मतलब है कि रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल का हम मेंशन इस पे कर ले, और उसके बाद से भी चित्रकला के संयोजन का, चित्रकला संयोजन का भी हम मेंशन करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके हिसाब से ये मेरा प्रश्न बनता है, ये अंतराल लचीला और तरल होता है, इन सबका हम मेंशन कर देंगे। तो कथन आपका हो जाएगा सी, यानी कथन 1 और 2 सही है, लेकिन कथन 1 सही है, दूसरा गलत है, पता नहीं क्या बोल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपका हल करने का तरीका बस देखते हैं कि कैसा आप लोगों ने हल किया, करेंगे। दिया है देख लीजिए कि चित्रकला में द्विआयामी यानी 2D तल पर त्रिआयामी संसार के भ्रम की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। यानी कह रहा है कि जो कलाकृतियां, ध्यान रखिएगा, दो कलाकृतियां होती है, कलाकृति 2 आयामी होती है, और उस 2 आयामी में ध्यान रखिएगा कि 2 आयामी तल पर त्रिआयामी यानी 3D संसार की भ्रम की रचना में के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करिए। क्यों भ्रम कैसे होता है, इसको समझना है। इस भ्रम में थोड़ा अपना एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके क्वेश्चन कैसे दिए हैं। दिया है
कि यह रचना कलाकार को मनपसंद व्यक्ति का चित्र बनाकर, ध्यान रखिएगा, यह रचना यानी दिया कि चित्रकला में द्विआयामी 2D तल पर त्रिआयामी संसार के भ्रम की रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कह रहा है कि जब हमारी 2D कलाकृति है, अगर हम 3D बना दें तो हमारे पे क्या प्रभाव आएगा, ठीक है, क्या विशेषताएं हमारी आएंगी, हमारी क्या विचार भावनाएं होंगी, उस पर देखना है। तो कह रहा है कि ऐसी कलाकृति पर यानी 2D से हम डायरेक्टली कहां पे आ गए, 3D आ गए, यानी छाया प्रकाश का मेंशन कर दिया, वस्तु की गहराई को दिखा दिया। कह रहा है कि यह रचना यानी 3D रचना, कह रहा है कि 3D रचना को मनपसंद व्यक्ति का चित्र बनाकर अपनी पसंद के साथ एकाकार होने का अवसर देती है। एकाकार का मतलब समझते हैं, यानी वो व्यक्ति जल्दी उस चित्र को समझ जाता है, वो जल्दी उस चित्र को समझ जाता है। यानी अगर वो व्यक्ति जल्दी चित्र को समझ जाता है, एकाकार होने का अवसर देती है, तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। फिर सुन लीजिए कि यह रचनाकार कलाकार को मनपसंद, अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति 2D देख रहा है, कोई व्यक्ति 2D चित्र देख रहा है, उस पर 3D हमने प्रभाव दे दिया, तो कलाकृति मेरी और समझ में अच्छे से आती है। जैसे ये रिमोट ही बना दीजिए, इसका चित्र बनाइए, और चित्र ऐसे बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि इसकी गहराई क्या है, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई तो दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है, गहराई क्या है। तो इसका अगर 3 डिमेंशन करते हो तो हमको जल्दी समझ में आता है। तो ये मेरी मनपसंद व्यक्ति का चित्र बनाकर हमने दे दिया, यानी 2D से 3D में। उसके बाद से और साथ एकाकार होने का अवसर देती है, एकाकार मतलब समझने में, एक भावना में समझने में अवसर देती है। तो मेरा कथन पहला सही हो गया, 100% सही हो गया। दूसरा कथन देखते हैं क्या दिया है कि कला के तत्व रेखा, रूप, प्रतान, पोत, रंग का उपयोग कलाकार की कला कल्पना को साकार करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, इन सबका प्रयोग होगा कलाकृति को साकार करने के लिए, इन सबका हम प्रयोग करते हैं अपनी कलाकृति में। तो ये भी मेरा कथन सही हो जाएगा। दिया कि इस द्विआयामी धरातल पर लहरें, चांद, सूरज जैसे दूर और निकट के सभी अवयव एक साथ नियोजित होते हैं। बिल्कुल होते हैं, ये कलाकृति में हम इन सब का नियोजित कर सकते हैं। तो जब सबका नियोजित करेंगे तो आप कथन वो ऑप्शन देख लेते हैं, तो मेरा तीनों सही हो जाएगा। आप देखते हैं किस में तीनों सही है, तो भाई केवल 2 सही है क्या, नहीं केवल 1 सही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 2 3 तीनों तत्व सही है। ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। ये प्रीलिम्स के सबसे हार्ड क्वेश्चन है एलटी वालों के लिए, और टीजीटी वालों के लिए भी बेहतर है भाई। टीजीटी वालों के लिए अगर कुछ नया क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि टीजीटी वाले इतना डीप नहीं पढ़े होंगे आज तक, टीजीटी वाले इतना डीप नहीं पढ़े होंगे। ईमानदारी से बताओ, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कहो कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर आपके मिल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि यहाँ से हमारे लिए इफेक्ट हो सकते हैं, तो उसको आप लोग सेव कर दीजिएगा, कोई भी कर लीजिएगा। लेकिन एलटी के लिए, अगर एलटी के लिए हमने केवल, जानते हो, एलटी के लिए केवल हम 20 क्वेश्चन बोले कि कूट वाले आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। यूपीपीएससी कराएगा तो एलटी के लिए आएंगे। तो सभी टॉपिकों का मेंशन करके मैंने ये सोचा कि इन लोगों का भी प्रीलिम्स का टेस्ट है, संडे को टेस्ट है प्रीलिम्स का एलटी वालों का। मेंस का हमने एक बार करा दिया टेस्ट, मेंस का लगभग 40 45 55 हमने आंसर राइटिंग लिखवा दिया, उससे कम नहीं, डेली आंसर राइटिंग दे दी जाती है। अब इसमें क्या कि एलटी वालों को हमने सोचा कि 20-20 क्वेश्चन सारे टॉपिकों को पढ़ा के प्री कराएंगे, क्योंकि माइंड बूस्ट होगा। उसी के साथ आप लोगों को भी जोड़ लिए, ठीक है, कम से कम आप लोग का भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी कंडीशन में अब आप लोग पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि डीप नहीं पढ़ रहे हो आप एग्जाम के इफेक्ट को पढ़ रहे हो, कि एग्जाम अगर और तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे हल करते हो, तोड़ मरोड़ के पूछेगा तो कैसे आप हल कर पाओगे, ये बस दिखाना है हमको। हमने कहा कि रुको आज कंबाइंड क्लास सबको बुला लेते हैं कि सब कितना क्या पढ़े हो, कितने क्या जानकारियां है। तो सारे क्लास को, जितने मेरे बैच चल रहे हैं, जो भी मेरा बैच चल रहा है, सभी क्लास के बच्चों को हमने आज कंबाइंड किया है कि चलो ठीक है आज कंबाइंड कर देते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स जैसा मिलेगा देख लीजिएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ये तो हो गया, अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत अनुपात की बात आ गया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूरा निचोड़ इसमें हमें भी रखा है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया कि चित्रकला के स्वर्णिम विभाजन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है भाई, कर लेते हैं विचार। क्या दिया है कि यह विभाजन प्राचीन यूनानी कलाकारों द्वारा विकसित किया गया है। यूनानी किया गया था कि ईरानी किया गया था, अब आप लोग बताइए किस पे विचार किया गया था। बताएंगे, बताइए भाई। क्या दिया है कि यह विभाजन
प्राचीन यूनानी कलाकारों द्वारा विकसित किया गया था। हम तो कहते हैं कि हाँ विकसित किए थे प्राचीन यूनानी कलाकारों ने। यूक्लिड महोदय ने, यूनान के थे, इन्होंने स्वर्णिम विभाजन, ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम विभाजन पद्धति, इसको बोलते हैं अनुपात, अनुपात या संबद्धता का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है, या प्रमाण। तो ये यूनानी कलाकारों ने विभाजन किया था, यूनानी ने किया था भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। यूक्लिड महोदय द्वारा, हमने बस ईरानी मेंशन कर दिया कि आप लोग भी हमारे साथ गलत बोल लो। फिर कहते हैं कि यह ऐसी विभाजन पद्धति है जिससे, विभाजन पद्धति समझते हो, जरूरी है चित्रकला में विभाजन पद्धति। ये ऐसी विभाजन पद्धति है जिसे कुछ आधुनिक कलाकारों ने भी अनेक संभावनाओं सहित ग्रहण किया है। कुछ की बात मेंशन किया है, बहुत लोगों ने नहीं किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन कुछ किया है तो ये सही है कि जो आधुनिक कलाकार है कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया है। अब मान लो कि यूक्लिड महोदय ने कब इसको लाया, उससे पहले कलाकृति हमारी नहीं चालू थी, ठीक है। तो कलाकृति अगर स्वर्णिम विभाजन पे हम लागू नहीं करते हैं तो यानी आधुनिक में मेंशन करते हैं कि आधुनिक में इसका प्रयोग किया गया था, बहुत लोग आधुनिक में इसका प्रयोग नहीं किए हैं। तो ये मेरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा मेरा कथन सही हो गया कि कुछ आधुनिक कलाकारों ने किया था। आंसर आ गया, समझ गए, देख लो फिर। स्वर्णिम विभाजन आंखों को असुखद, स्वर्णिम विभाजन लगता है इसीलिए इसका प्रचलन कम रहा है। अब बताओ, हमारी आंखों को कम लगेगा क्या स्वर्णिम विभाजन में? भाई जब किसी चित्र को हम 3 संबंधित 2 के अनुपात में बनाएंगे तो चित्र मेरा अच्छा दिखेगा, इसी को तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहते हैं। तो तीसरा मेरा आंखों को असुखद नहीं सुखद दिखाता है। भाई मान लो कि स्वर्णिम विभाजन का प्रयोग नहीं किया, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके हमने चित्र बना दिया, तो हमारी आंखों को यह सुखद देगा? ठीक है, नहीं प्रयोग किए तो असुखद मेंशन किया, गलत कर दिया, सुखद होना चाहिए भाई। तो कथन मेरा 1 और 2 सही है, समझ में आ रहा है? सब लोग का आंसर आ गया बताने से पहले? 1 और 2 सही है, सुखद लगता है ना? हाँ, वहां पे अगर ये क्वेश्चन सुखद के लिए मेंशन करता है तो आप सुखद लगा दीजिएगा। सुखद के लिए मेंशन करेगा तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, उस पर बिल्कुल सस्पेंस नहीं करेंगे, ठीक है। एक आप कहते हैं कर्ण पद्धति, नाम सुना होगा अभी कर्ण, हाँ ये सीरीज बोलते हैं, लेकिन इस सीरीज का प्रयोग बस केवल नाम के तौर पे उच्चारित किया गया है, बाकी उसका ज्यादा विशेष महत्व तो नहीं है, नामों पे तौर पे एक्स्ट्रा नाम दे देता है। एक कर्ण पद्धति होती है, लिखवाया था शायद हमने, कि कर्ण पद्धति द्वारा चित्रभूमि के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्ण पद्धति, एक आपकी कर्ण पद्धति होती है, बताइए कर्ण पद्धति। कर्ण पद्धति देख लो पहले, इसको पहले देख लीजिएगा। कर्ण पद्धति क्या दिया है कि कर्ण पद्धति में लंबवत और कणवत रेखा के कटान बिंदु से क्षितिज रेखा समांतर रेखा खींचने पर विचित्र भूमि कितने ही आयतों में बढ़ जाती है। देखियो, कर्ण पद्धति से लंबवत या कणवत, लंबवत हमने कर दिया ये और कणवत हमने कर दिया यहाँ पे, एक कणवत रेखा हो गया, ठीक है। रेखा के कटान बिंदु से, यानी यहाँ पे कटान बिंदु से क्षितिज रेखा के समांतर रेखा खींचने, क्षितिज रेखा के समांतर रेखा खींचने पर, क्षितिज रेखा के समांतर, ये गलत हो गया, ये कह रहा है, इसको मेंशन कर रहा है और उसके बाद से कणवत मेंशन कर रहा है, तो कणवत में ऐसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। कणवत रेखाएं होगी हमारी। अब कह रहा है कि क्षितिज रेखा के समांतर रेखा खींचने पर, यानी कटान बिंदु से, कटान बिंदु हमारी ये हो गई, और इससे हम समांतर रेखा खींचे, समांतर मतलब यहां से खींचे एक नीचे से खींचे, खींचने पर चित्रभूमि कितने ही आयातों में बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है, ये कई आयातों में बढ़ती है। जैसे अब एक कटान बिंदु यहाँ पे कहा गया है तो कई कटान बिंदु भी इसके हो सकते हैं, ठीक है, कई कटान इसके बिंदु भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कह सकते हैं कि एक कटान बिंदु के उपरांत में इसका कई कटान बिंदु हो सकते हैं, कि अगर कर्ण पद्धति में लंबवत यानी लंबवत ये रेखाएं और कणवत रेखाएं मेंशन कर दिया कि कटान बिंदु से क्षितिज रेखा के समांतर रेखा खींचने पर, समांतर रेखा यहाँ पे खींच लो, कई खींच लो भैया, जितना खींचना समांतर रेखा खींच लो, इसमें मेंशन नहीं किया है 5 खींचना कि 10 खींचना है। तो मान लो कि समांतर रेखा हमने खींच दिया, चित्रभूमि में कितने ही आयत बढ़ जाते हैं, हाँ जितना खींचोगे उतने बढ़ते जाएंगे, तो मेरा कथन सही हो गया। इसके हिसाब से हम इसको परिभाषित करेंगे, ठीक है, इसके हिसाब से हम परिभाषित करेंगे। फिर क्या दिया है कि कर्ण पद्धति द्वारा सुंदर विभक्तियां प्राप्त करने के लिए
यह आवश्यक है कि लंबवत रेखा यानी कर्ण पद्धति द्वारा सुंदर विभक्तियां प्राप्त करने के लिए, आयत का मेंशन नहीं किया, आयत करते तो अच्छी बात है, सुंदर विभक्तियां प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि लंबवत रेखा चित्रभूमि को आधे तिहाई या चौथाई भाग में विभक्त न करे। यानी सुंदर विभक्त नहीं करना है, हमको अगर विभक्त कर देंगे तो ये सुंदर कलाकृतियां प्राप्त नहीं होगी। यानी मेरा कथन ये क्या है, सही है। अब देखो कथन सही है, अब इसमें विभक्त कर दिया है समानांतर रेखा खींच करके और सभी आयातों का निर्माण कर दिया, बहुत सारे आयातों का निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पे बचाने की बात की गई है। यानी आयातों को संयोजन की बात नहीं करी है, संयोजन की बात नहीं कही है। यानी दोनों आपस में दूरी बना रहे हैं, सही तो दोनों है, सही तो दोनों है, लेकिन दोनों के बीच में दूरी दिखाई दे रही है। यानी ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमको देखना है कि कथन एक और दो दोनों सही है, लेकिन कथन एक दो दो सही का व्याख्या करता नहीं करता है भाई, दोनों में डिफरेंट है। अभी आप लोगों ने आंसर दे दिया, इसका बी दे दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कथन एक और दो दोनों सही है, लेकिन कथन एक और दो की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इतना क्लियर। इतना क्लियर, बी सबका, वेरी गुड। अगला देखते हैं, चित्रकला में द्विआयामी अंतराल, द्विआयामी अंतराल भाई, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको तो आप लगा ही सकते हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बताइए कितने लोगों का सही होता है ये, उसके बाद से मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। इसका बताएं कितने लोग सही करते हैं, इसका बताइए। बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ए, ये बता रहे हैं सब लोग, ये बताएंगे। अच्छा क्या हो गया भाई, ये कि ये बताएंगे, कुछ तो है इसमें लॉजिक। ये बताने का रीजन हमको समझा दीजिए। डी कोई बता रहा है, एक और दो तीनों सही, चलो ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि यह अंतराल केवल चित्रभूमि की लंबाई और चौड़ाई का विस्तार करता है, बहुत अच्छी बात है। यह जो अंतराल है, कह सकते हैं कि चित्रभूमि में लंबाई और चौड़ाई का मेंशन करता है, क्योंकि अंतराल में केवल लंबाई चौड़ाई का मेंशन होता है। ये सही है, ठीक है। यूरोप के द्विआयामी में लंबाई चौड़ाई का मेंशन करेगा। यूरोप में एक सीमित युग को छोड़कर लगभग सभी देशों और युगों में चित्रतल को द्विआयामी अंतराल माना जाता है। केवल एक यूरोप के एक सीमित युग को छोड़ करके सभी देशों में चित्रतल को द्विआयामी मानते हैं। हम चित्र को तीन आयामी बना सकते हैं, अभी भी हम लोग दो आयामी चित्र मानते हैं चित्रतल को। चित्रतल की बात कर रहा है, यानी धरातल को कह रहा है। भाई धरातल कभी आपके तीन आयामी होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होते भाई। चित्र आपके तीन आयामी होते हैं, वो भी छाया प्रकाश के माध्यम से हम दर्शाते हैं। तो ये सीमित युग की बात कर रहा है, उस समय आया जो धरातल होते थे उनकी बात अलग है। तो यूरोप के सीमित युग को छोड़कर लगभग सभी देशों और युगों में चित्रतल द्विआयामी माना गया, बिल्कुल ये भी सही है, दूसरा सही हो गया। यह कि इस अंतराल का प्रभाव प्राय कणवत रेखाओं के प्रयोग किससे उत्पन्न होता है भाई। इसका प्रभाव कणवत रेखाएं कैसे आ जाएंगी। अब देखो, जब दो आयामी होगा यानी लंबाई चौड़ाई का मेंशन करेंगे, तो इसमें कणवत रेखाओं का क्या कम है भाई। भाई तीन आयामी हो जाएगा ना, लंबाई चौड़ाई गहराई का मेंशन कर दिया, तो बस कणवत रेखाओं का प्रयोग कर दिया है, तो यानी ये क्या हो गया, गहराई का मेंशन कर रहा है। तो ये मेरा पतन तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन एक और दो सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये। कणवत रेखाओं का इसमें प्रयोग नहीं करेगा, जब दो आयामी पहले से दे दिया है तो कणवत रेखाएं क्यों लाएंगे भाई। ठीक है,
क्लियर? हाँ, यह दूरी है क्योंकि इसका मेंशन नहीं करेगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये। चित्रकला में त्रियामी अंतराल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, हाँ कौन सा या कौन से कथन असत्य है? त्रियामी अंतराल के संबंध में, अभी दो आयामी हमने पढ़ा है, अब त्रियामी का मेंशन किया है। और कौन सा कथन असत्य पूछा, इसको ध्यान रखिएगा, ये मेंशन करता है, इसको हमने जानबूझ के मेंशन किया आज। ठीक है, आज जानबूझ के मेंशन किया है। 20 क्वेश्चन बनाया, लगभग 1.5-2 घंटे लगे। 20-22 क्वेश्चन हमने बनाया है, लगभग 2 घंटे में हमने इसको टाइप करके, मैंने खुद टाइप किया, हम कहे रुको आज हम ही टाइप करके देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। मन से किया टाइपिंग, हम कहे रुको आज चलते हैं लेके क्वेश्चन। आ गया फिर। अब यहाँ पे असत्य पूछा, इसको ध्यान हाईलाइट कर दीजिएगा जब ऐसा प्रश्न पूछते। अब क्या दिया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य का मतलब है कि यहां पर हमको सत्य वाले को पहले पहचान लेना कि सत्य कौन कौन से। जो सत्य होगा उसको हम आंसर में नहीं ढूंढेंगे, असत्य पूछा उसको सही करना है। मेरी बात समझिएगा, जब यहां पर असत्य पूछा है तो सत्य वाले को हम इसमें नहीं ढूंढेंगे, असत्य वाले को इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। इससे परिप्रेक्षी अंतराल भी कहा जाता है, यानी त्रियामी में, त्रियामी कैसे होता है, लंबाई चौड़ाई और गहराई का मेंशन करते हैं, गहराई या ऊंचाई का मेंशन करते हैं। और गहराई और ऊंचाई का मेंशन हम परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वस्तु की स्थिति को बताता है, और वस्तु की स्थिति को कब बताता है, जब उसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई का मेंशन हो, तभी वस्तु की स्थिति को बताता है। ठीक है, अब देखिए, यानी इसे परिप्रेक्षी अंतराल भी कहा जाता है, ये आपका सही है। यानी ये विकल्प में किसी में नहीं होना चाहिए, ये किसी में नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन मेरा ये नहीं होगा, एक सही नहीं है, इसको हटा देंगे। ये क्योंकि ये सही है, उसमें गलत पूछा है। फिर क्या दिया है कि यह द्विआयामी अंतराल में गहराई का विचार करने पर उत्पन्न होता है, यानी द्विआयामी अंतराल में गहराई का विचार, यानी त्रिआयामी गहराई दिखाता है, ये भी आपका सही है। इसमें वस्तुओं में केवल निकटता और दूरी का आभास उत्पन्न होता है, घनत्व का नहीं। ये आपका क्या है, गलत है, असत्य पॉइंट है त्रिआयामी में। यानी भाई बताओ कि ये वस्तुओं की निकटता और दूरी का आभास उत्पन्न करता है, घनत्व का नहीं। भाई घनत्व क्यों नहीं दिखाएगा, घनत्व दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपका घनत्व क्या होगा, दिखाएगा, यहाँ पे नहीं मेंशन कर दिया, इसलिए असत्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 सी, केवल सी सही नहीं है, बाकी दोनों सही है। ये नहीं है क्योंकि घनत्व दिखाता है, घनत्व का नहीं लिख दिया, घनत्व दिखाता है तो घनत्व का नहीं लिख दिया है, तो उस कंडीशन में मेरा गलत हो जाएगा ये। तो केवल क्या हो जाएगा, तो सी पे हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। किस पे लगाएंगे, सी पे लगाएंगे। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन और बेहतर दिया है, ये पोत से बयान से संबंधित दिया है कि चित्रकला में बयान अथवा पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है, पहला देखिए दिया कि बयान यानी टेक्चर किसी पदार्थ का वह संवेदन है जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित रहता है, और यह वस्तु का एक धरातलीय गुण है। पदार्थ की वह संरचना है, ठीक है, पदार्थ की क्या है, वह संरचना है। ठीक है, पदार्थ की वो संरचना है ना, किसी पदार्थ का वो संवेदन है जो उसकी धरातलीय संरचना पर आधारित करता है, धरातलीय संरचना पे यानी धरातल पे ही आधारित होता है। और यह वस्तु का एक धरातलीय गुण कहलाता है। वस्तु का धरातल गुण क्या कहलाता है, पोत कहलाता है। ये बिल्कुल मेरा सही मिल रहा है। बयान का अनुभव केवल स्पर्श संवेदन के माध्यम से ही संभव है, दृष्टि के माध्यम से नहीं। ठीक है, दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा भाई दृष्टि के माध्यम से नहीं कर सकते हैं क्या, आप बताओ। इसको दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसको देख लेंगे दृष्टि के माध्यम से, तो इसको हम आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे दृष्टि के माध्यम से नहीं लिखा है, और इसी क्वेश्चन में आप लोग धड़ल्ले से 1 2 3 सही कर लेंगे, जब इसको देख लेंगे सही कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वेश्चन में 1% भी आपको लगे कि ये गलत है तो प्री वाले क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को गलत ही मानिएगा, सही मत करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो जानबूझ के नहीं न का प्रयोग करता है, और जो जानबूझ के नहीं न का प्रयोग करेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपसे गलत करा रहा है। और जब वो क्वेश्चन गलत कराएगा तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। हम देख सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन यही आपको दे देता है सिंपल सा, तो आप कहीं कह रहे यार ये तो दिया है ना, संवेदन स्पर्श दिया है, स्पर्श संवेदन दिया है,
तो इसके माध्यम से हम क्यों नहीं सही कर लेते हैं? जब इसके माध्यम से सही करने जाएंगे तो पता चलेगा कि फिर हो गया कल्याण। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया। अब यानी दूसरा गलत हो गया, जिसमें दूसरा सही कराया गया उसको हटा दीजिएगा। दूसरा इसमें सही हुआ है और दूसरा इसमें सही हुआ है, ये दोनों मेरा विकल्प नहीं होगा। तीसरा पढ़ लेते हैं, तो केवल एक सही के लिए तीसरा पढ़ना पड़ेगा। पोतवयन चित्रतल का एक व्यापक दृश्य गुण है जिसमें प्रकाश और वर्ण रंग माध्यम से भी अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद ये रही कि सब लोग समझ रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि कैसे किस तरह गुण है, वयन क्या है, वयन अथवा पोत के संदर्भ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। एक चित्रकार द्वारा अपनी कलाकृति में बयान के यानी पोत के नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक चित्रकार द्वारा अपनी कलाकृति में, कोई भी चित्रकार है अपनी कलाकृति में बयान या पोत का प्रयोग कैसे करता है, उसके बारे में बताएं। बताइए क्या होगा इसमें। ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला हूँ, और आप ही लोग आंसर करेंगे इसका। देखते हैं किसका आंसर सही आता है किसका गलत आता है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्या दिया है कि चित्रकार अपनी चित्रकार अपनी कलाकृति में कांच का चिकनापन और वृक्ष के तने का खुरदुरापन दिखाने का प्रयत्न करता है, जो वस्तुओं का प्राकृतिक प्रभाव देने के साथ साथ उनका सादृश्य दिखाने में भी सहायक होता है। ये लिखवाया गया है। चित्रकार हमेशा कागज या कैनवास से प्राप्त धरातल को काम चलाता है और उन धरातलों पर कभी भी अन्य वस्तुओं के धरातली बयान अनुकृति नहीं करता है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सी कोई बता रहा है? चलो भैया सी पे हम लोग लॉक करते हैं। बताइए सी के लॉक करते हैं, सब लोग सी बता रहे हैं। एक सही है और कोई बताएगा। एक सही है, कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अच्छा, सब लोग आंसर देख रहे हैं कौन कौन सा आंसर सही कर रहा है कोई व्यक्ति। सी सही है और कोई बताया भाई सी सही है कि बी सही है। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसमें एक बार। आप ही लोग का मन का करेंगे, फिर पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, क्या दिया है कि चित्रकार अपनी कलाकृति में कांच का चिकनापन, बिल्कुल सही है भाई, कांच का चिकनापन प्रयोग करेगा और वृक्ष के तने का खुरदुरापन दिखाने का प्रयत्न करता है। आवश्यकता अनुसार अपनी कलाकृतियों में यह प्रभाव करता है। कोई कलाकार
अपनी कलाकृति में जो धरा अंतराल है, सॉरी जो पोत है, उसको कभी मुलायम, कभी खुरदुरापन दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, जो वस्तुओं का प्राकृतिक प्रभाव देने के साथ साथ उनका सादृश्य दिखाने में भी सहायक होता है। भाई वस्तुओं का प्राकृतिक सादृश्य दिखाता है, ठीक है, खुरदुरा और मुलायमपन दे करके। अब इसके कारण देखिए, चित्रकार हमेशा कागज या कैनवास से प्राप्त धरातल में ही काम चलाता है। अब देखो, जब इसमें हमने कहा कि चित्रकार हमेशा हमेशा भी केवल के समान ही है, हमेशा भी केवल के समान है, प्रेशर दे रहा है भाई, केवल दो ही का मेंशन कर रहा है, किसका किसका, कागज और कैनवास से ही प्राप्त धरातल। भाई कागज कैनवास के पास और भी मेरे पास धरातल है, ताड़पत्र है, चित्रपट है, पट भी कह सकते हैं, लकड़ी कह सकते हैं, भाई शटर कह सकते हैं, धातुओं पे भी हमारा धरातल बनता है, दीवार पे भी चित्रकारी होती है हमारी, इन सब पे चित्रकारी का हमारा साक्ष्य मिलता है। तो केवल दो को हम क्यों लाएंगे, कैनवास और क्या बोलते हैं, कागज पर। और उन धरातलों पर कभी भी अन्य वस्तुओं के धरातलीय वयन की अनुभूति नहीं करता है। हटा दूं, नहीं किसी की अनुभूति नहीं करेगा। यहीं से मेरा क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा, यानी पहला सही दूसरा गलत। देख लेंगे, तो पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि धरातल की वयन, देख लीजिएगा, धरातल की बयानी पोत में विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिया कि आधुनिक युग में कांच, क्रोमियम, मेटेलिक पेपर जैसी नई सामग्री के प्रचलन से धरातलों की विविधता बहुत बढ़ गई है। ठीक है, यानी आधुनिक युग में कांच का प्रयोग किया गया है, क्रोमियम का किया गया, मेटेलिक का पेपर क्या किया गया है, जैसे नई सामग्री के प्रचलन से धरातलों की विविधता बहुत बढ़ गई है। ठीक है, दूसरा दिया है कि चटाई, कालीन, दरी जैसी वस्तुएं बुनने या मिट्टी के पात्रों पर अंगुलियों का दबाव भी धरातली रचना की विभिन्नता उत्पन्न करता है। लिनेन और रेशम के बीच का अंतर मुख्य रूप से रंग का अंतर है, न कि वयन या पोत का। अब बताएंगे इसका आंसर, ये भी आपका सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे इसका क्या होगा। सी, सी क्या लगाएंगे भाई, एक दो सही है। अच्छा, सी बता रहे, एक दो सही है, तीसरा गलत है क्या। अच्छा, और क्यों बताएगा तीसरा भाई। सब लोगों का आंसर थोड़ा बता लो, ये सब लोग देखते हैं कौन कौन बता रहा है। अब इसमें भी नहीं बता रहे आंसर आप लोग। सबसे बोले हैं तो सब लोग बताएंगे। एक लोग सब सोच रहे हैं कि सर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, बता लो सब लोग, तब तो हम बताएंगे। डी कोई बता रहे भाई, डी में क्या है, डी में एक और दो तीनों सही है। अच्छा बताइए, मेरी बात समझ लीजिए, डी आपने कैसे बना दिया दीपूराज जी। देखो, आधुनिक युग में कांच, क्रोमियम, मेटेलिक पेपर जैसे नए सामग्रियों के प्रचलन धरातलों की विविधता बहुत बढ़ गई है, बिल्कुल सही है भाई। हम
चित्रकारी का माध्यम बढ़ा दिए। चित्रकारी हम बहुत सारे धरातलों पे कर रहे हैं, तो ये क्रोमियम, मेटेलिक पेपर जैसी नई सामग्री का प्रचलन हो गया, बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया कि चटाई, कालीन, दरी जैसी वस्तुएं बुनने या मिट्टी के पात्रों पर उंगलियों का दबाव, उंगलियों का यानी इसमें हम उंगलियों के दबाव से ही कलाकृति बना सकते हैं, ठीक है, भी धरातली रचना की विविधता उत्पन्न कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये गलत है कि लिनेन और रेशम के बीच का अंतर मुख्य रूप से रंग का अंतर है, न कि वयन या पोत का। इसमें वयन नहीं है क्या? लिनेन का कपड़ा होता है कि आपका रेशम का होता है, अच्छा होता है, जिसमें छिद्रों की संख्या अधिक होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें छिद्रों की संख्या अधिक होती है वो कपड़ा मेरा सबसे बेस्ट होता है, वो कपड़ा मेरा सबसे बेस्ट होता है। तो ये छिद्रों पे किस पे डिपेंड करता है? छिद्र ज़्यादा है तो यानी थोड़ा मुलायम है, ये क्या है? मुलायम है। जिसमें छिद्र कम है तो क्या है? खुरदुरापन है। तो किसमें रंग का केवल महत्व नहीं है, इसमें बयान या पोत का भी महत्व है, इसमें बयान या पोत का भी महत्व है। तो कथन एक दो सही है, लेकिन कथन तीसरा गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है तो? अरे नहीं भाई, रेशम में देखो छिद्रों की संख्या अधिक होती है। अच्छा, इसमें होती है क्या? छिद्रों की संख्या, ध्यान रखिए, छिद्रों की संख्या कम अधिक पे डिपेंड करता है, तो इसके धरातली गुण कहता है। दोनों अलग अलग भाई, रेशम और लिलेन। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? चित्रकला में तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है कि तान रंगत के हल्के व गहरेपन को दर्शाती है और किसी भी रंग में छाया प्रकाश की मात्रा ही तान का मान या बल है। किसी भी रंग में कह रहा है कि छाया प्रकाश की जो मात्रा है, ध्यान रखिएगा, तान का मान या बल है। किसी भी रंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, विचार करेंगे। तान का सीधा संबंध प्रकाश से है और तान एक मुख्य स्रोत प्रत्येक रंगीन वस्तु पर पड़ने वाला प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश है। देख लीजिएगा, तान मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, प्रकाश, मध्यम प्रकाश और अंधकार। उपरोक्त कथनों में विचार करिए, क्या सही है क्या गलत है, बताएंगे इसका आंसर। तान के संबंध में बताइएगा। इसका सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका कितना सही होता है। इसका भी तान पोत सब पढ़ा दिए, बताइए इसका आंसर। डी, अरे वाह, हाँ ठीक है। अब देखो, पहला पहला तो मेरा तीसरा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी तीसरा मेरा, अब इसको हल करने का तरीका नहीं पता है तो एक को पता है ना, सबको लोगों को एक एक चीज पता है, क्या पता है? कि तान के मुख्य तीन भेद होते हैं, प्रकाश, मध्यम प्रकाश और अंधकार। ठीक है, तो तीसरा मेरा सही हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा में इसमें किसमें किसमें सही दिखाया है। तो केवल दो और तीन सही है, ये सही है, यानी पहला मेरा नहीं होगा क्योंकि तीसरा का मेंशन नहीं किया गया। अब तीनों मेरे में से, तीनों से मुझे हल करना है। अब देख लेते हैं भाई, तीनों में क्या हल करेंगे। ये कि तान रंगत के हल्के और गहरेपन को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तान जो होता है हल्केपन और गहरेपन को दर्शाता है। और किसी रंग में छाया प्रकाश की मात्रा तान का मान या बल कहलाता है। किसी भी रंग में मैंने बताया था कि सफेद रंग में मिलाएंगे तो उसका मान बढ़ जाता है, और जब मान बढ़ जाएगा तो चित्र वो टिंट हो जाता है, यानी प्रकाश आ गया इसमें। किसी भी रंग में हम काला रंग मिलाएंगे तो उसका मान घट जाता है, वो चित्र शेड हो जाता है, यानी छाया प्रकाश आ गया, यानी गहरी तान हो गई। तो ये तो बिल्कुल, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से तान का सीधा संबंध प्रकाश से, भाई प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश का मेंशन नहीं होगा। जैसे अभी टिंट हमारा आ गया, टिंट मेरा प्रकाश का ही रूप है। उसके बाद से मेरा यहाँ पे छाया प्रकाश आ गया, ये भी प्रकाश का ही मेंशन किया है। उसके बाद से यहाँ पे क्या आ गया, मध्यम आ गया, तो ये भी छाया प्रकाश का मेंशन किया, तो ये भी मेरा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। डी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लॉक कर देते हैं। अगर डी में कंफ्यूजन हो तो बता देंगे आप लोग, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है कि तान और प्रकाश के संदर्भ में, यानी तान और प्रकाश के प्रभाव में संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तान और प्रकाश के संदर्भ में क्या दिया है? दिया कि प्रकाश हमारे मन स्थिति का घोतक है और तान के भावात्मक पक्ष के कारण कम या अधिक प्रकाश हमारे मनोविकारों को जगाता है। समझ लो कि प्रकाश हमारे मन स्थिति का घोतक है, यानी हम किसी भी चीज को अगर हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसका घोतक है। जब तक हमारी आंखों पे प्रकाश नहीं पड़े तब तक हम पहचान नहीं पाते हैं। तो मेरा इतना सही है। और तान के भावात्मक पक्ष के कारण, यानी तान का जो भावात्मक पक्ष होता है, किसी कलाकृति में हम अंधकार देखते हैं, किसी में प्रकाश देखते हैं, किसी में मध्यम देखते हैं, तो हमारे मनोविकारों को जगाता है। बिल्कुल कथन मेरा सही है पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या दिया है कि तान के बौद्धिक पक्ष के कारण संध्या का वातावरण चित्र में शांति प्रदान करता है और अंधकार से भय या कौतूहल उत्पन्न करता है। अब बताएंगे क्या है ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ये बताएंगे क्या हो जाएगा। ये कथन एक और दोनों सही है, कथन एक और दो का सही व्याख्या करता है। चलिए एक आंसर आ गया, और कोई बताएगा? एक आंसर मेरे पास आ गया, और कोई बताए? ये सब लोग बता रहे हैं, और कोई बताए भाई? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। एक बार और सोच लीजिए, इसका आंसर गलत हो सकता है। इसका आंसर गलत हो सकता है, एक बार और सोच लीजिएगा। इसका आंसर गलत हो सकता है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये ठीक है, अब देखते हैं इसमें समझना क्या है। देखो इसमें दिया है एक बौद्धिक पक्ष इसमें दिया है, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे होंगे आप लोग, इसी को समझ लीजिएगा। देखिए प्रकाश हमारे मन स्थिति का घोतक है, बिल्कुल सही है। और तान में, ये तो मैंने बता दिया कि आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया कि तान के बौद्धिक पक्ष मतलब समझते हैं, बौद्धिक पक्ष होता है जो इसके प्रकार के बारे में बात की गई कि इसको हम देखते कैसे हैं। तो तान को हम कैसे देखते हैं भाई? तो तान को हम कह सकते हैं गहरे रूप में देखते हैं, मध्यम रूप में देखते हैं, या फिर हल्के रूप में देखते हैं। इसको तान को देखते हैं। संध्या का वातावरण चित्र में शांति प्रदान करता है और अंधकार में भय या कौतूहल उत्पन्न करता है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में मेरा बौद्धिक पक्ष ध्यान है कि गहरे, और इसका सही मेंशन कर रहा है। तो दिया कि कथन एक गलत है, लेकिन कथन दो सही है, गलत दिया आपका, ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कथन एक सही है, कथन दो गलत है, गलत हो जाएगा। अब दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अपने व्याख्या कर रहे हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अपनी व्याख्या कर रहे हैं। यानी यहाँ पे कथन एक और दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक का सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत दोनों का मेंशन किया, तो गलत में हम वहीं से काट देंगे, वो मेरा सही नहीं होगा। ठीक है,
समझ गए इतना? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तान के प्रयोग और इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तान के प्रयोग और इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या दिया है देख लेंगे कि चित्रकार रंग की विभिन्न तानों के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करता है। चित्रकार रंग की विभिन्न तानों के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। यानी एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है, ज्यादा हाईलाइट नहीं करता है, ज्यादा सेट करता है। तो प्रकाश के द्वारा हल्की तान मध्यम तान का प्रयोग करके करता है, तो ये प्रकाश का ही प्रभाव है। और इस पद्धति से चित्र में अनेक प्रभावों की सृष्टि करता है। ये भी सही है आपका कथन, कोई गलत नहीं है। फिर क्या दिया कि जहां आकृतियों में छाया प्रकाश विहीन सपाट भरे जाते हैं, वहां चित्रकार हल्की गहरी तान युक्त वर्ण प्रयोग नहीं करता है। ठीक है। किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश का एक समान प्रभाव होने पर भी वस्तु एक तली न होने पर उस वर्ण की विभिन्नता ताने प्रस्तुत हो जाती है। अब बताएंगे कथन 1, 2, 3 क्या सही क्या गलत। इसका आंसर करेंगे आप लोग, क्या सही है क्या गलत है। बताएंगे क्या हो जाएगा सही यहाँ पे। डी बता रहे हैं इसका, 1, 2 तीनों सही है। और क्यों बताएगा। डी सब लोग बता रहे हैं क्या, सबका डी आ जाएगा। अरे कैसे भाई। साइड हो जाए। अरे भैया लो साइड होके बैठ के लो भैया, हमको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ भैया साइड हो गए लो। सी। वाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो गया। आप साइड हो जाए। अब देख लो इसको, इसको देख लेते हैं। देखो चित्रकार रंगों की विभिन्न तानों के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। जहां आकृतियों में छाया प्रकाश विहीन सपाट रंग भरे जाते हैं, वहां चित्रकारी हल्की गहरी तान युक्त वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं। करते हैं भाई, नहीं की बात कर दी है। यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, हल्की गहरी तानों युक्त वर्णों का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत हो गया। जिसमें जिसमें 2 दिया उसको हटा दो।
जब दूसरा क्वेश्चन गलत मिल गया, जिसमें जिसमें 2 दिया उसको हटा दो, तो 2 आपका इसमें भी दिया, 2 आपका इसमें भी दिया, इसको हटा दो, और बाकी आपका पहला सही से पहले से, और तीसरा पढ़ लो। किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश का एक समान प्रभाव होने पर भी वस्तु एक तली न होने पर उस वर्ण की विभिन्न ताने प्रस्तुत हो जाती है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ए और 3 तीनों सही है, 1 और 3 सही है। ये कौन बता रहा है? ये नहीं होगा, तीनों सही हो जाएगा भाई, तीनों को थोड़ा पढ़ लो। कि किसी भी एक वर्ण की सतह पर प्रकाश का एक समान प्रभाव होने पर भी, एक सतह पर केवल एक प्रभाव होने पर भी वस्तु के एक तली न होने पर उस वर्ण की विभिन्न ताने प्रस्तुत हो सकती है। वस्तु एक वर्णी नहीं होगी तो उसकी विभिन्न ताने हमको प्रस्तुत हो जाएगी। यानी 3 ताने आपकी हैं, हल्की, गहरी और मध्यम। तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी लगाएंगे। फिर देखते हैं क्या दिया है। चित्रकला में वर्ण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या दिया है? एक शब्द में रंग का उत्तर केवल प्रकाश है और यह किसी वस्तु के गुण की बजाय प्रकाश का गुण है। देखो भाई, ये मैंने बताया था ना, वस्तु की गुण की बजाय क्या? प्रकाश का गुण है। प्रकाश वस्तु का गुण है कि प्रकाश का गुण है? बताइए। ये पहला कंटेंट मैंने लिखवाया था। बताइए इसका आंसर। आप तो समझ गए होंगे। दो लाइन एक्सप्लेन करिए। क्या 2 लाइन? 2 लाइन तो एक्सप्लेन किया भैया। फिर देखिए, रंग कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णनात्मक तत्व है। रंग कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णनात्मक तत्व है और यह सीधे सीधे मन के विकारों को प्रभावित करने में सबसे अधिक व्यंजक होता है। मन को, विचारों को प्रभावित करता है क्या? रंग, वाह कितना अच्छा कलर है, कितना बुरा है, ये तो होता है ना। ठीक है, तो पहला भी मेरा सही है, दूसरा भी सही है। संयोजन में किसी भी रंग का उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए केवल उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए, पोत और पृष्ठभूमि पर नहीं। हाँ, बता दो कौन सही है। अब इसका आंसर आप लोग खुद बता दोगे। अब यानी कह रहा है, यहाँ पे खुद ही कह रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर दे दिया है कि केवल। जब केवल देता है तो 90% क्वेश्चन वो गलत होता है। लास्ट क्वेश्चन का, अच्छा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा ऑप्शन में आपको यह समझाना है कि जहां आकृतियों में छाया प्रकाश विहीन सपाट रंग भरे जाते हैं, यानी छाया प्रकाश भरे जाए, विभिन्न सपाट रंग भरे जाए, यानी चमक रंग भरे जाए। ठीक है, विभिन्न सपाट रंग भरे जाए, विहीन सपाट रंग यानी छाया प्रकाश विहीन सपाट रंग भरे जाते हैं, तो वहां पर ध्यान रखिएगा चित्रकार हल्की गहरी तान युक्त वर्णों का, मतलब हल्की भी गहरे तान का और गहरी भी तान का प्रयोग नहीं करता है। क्या करता है भैया? छाया प्रकाश पे तो हमारी गहरी तान का तो प्रयोग करेगा ही, और विहीन पे, प्रकाश विहीन पे हमारा हल्की तान का प्रयोग करेगा। तो नहीं की बात आ गई तो हमारा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। नहीं तो हमारा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी देखो, छाया प्रकाश में गहरी तान लाएगा और विहीन सपाट में जो है, विहीन सपाट रंगों में हमारा हल्की तान लगाएगा। यहाँ पे नहीं प्रयोग किया है, लेकिन प्रयोग वो करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अब इसका बताओ यहाँ पे। अब यहाँ पे केवल केवल का मेंशन कर दिया। जब यहाँ पे केवल केवल का मेंशन किया, देखो इसको पढ़ो कि एक शब्द में रंग का उत्तर केवल प्रकाश है। ठीक है, और यह किसी वस्तु का गुण नहीं है। भाई वस्तु का गुण नहीं है, ये प्रकाश का गुण है। रंग जो है प्रकाश का गुण है। जब तक हमारी आंखों पे प्रकाश नहीं आएगा तो हम रंगों को नहीं पहचान पाएंगे। ये मेरा पदार्थ नहीं है कि कोई, मान लो कि कोई वस्तु है तो मैं इसको टच कर दिया और हमारी आंखें बंद है तो नहीं बता पाएंगे कि किस रंग का ये है। ये मेरा कोई पदार्थ नहीं है भाई, ये क्या है? प्रकाश का गुण है, यानी सही है। यानी यह किसी वस्तु के गुण के बजाय ये प्रकाश का गुण है। ठीक है, उसके बाद से रंग कलाकृति का सबसे अधिक सार्थक वर्णनात्मक तत्व है। सबसे अधिक सार्थक वर्णनात्मक यानी समझने का तत्व क्या है? आपका वर्ण है, और यह सीधे सीधे मन के विकारों को प्रभावित करने में सबसे अधिक व्यंजक होता है। जैसे कोई भी रंग हो, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये है, ये चित्र कलाकृति यहाँ पे बनी है, नटराज की मूर्ति बनी है,
तो सबसे ज्यादा जो आकर्षित करने वाला इसमें तत्व होगा वो होगा वर्ण, जो सबसे अधिक व्यंजक होता है प्रभावित करने का, हमारे विचारों को प्रभावित करने का, तो मेरा क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। अभी तो मेरा दोनों सही हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है कि संयोजन में किसी भी रंग का उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए केवल उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए। ठीक है, केवल मनोवैज्ञानिक पर, ठीक है, अच्छी बात है, हम कर लेंगे वर्णों का। फिर क्या दिया कि पोत और पृष्ठभूमि पर नहीं, केवल यहां पे मेंशन कर दिया, ये मेरा गलत दे दिया। यानी कह सकते हैं कि केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? कितना क्लियर हुआ बताएंगे? तो बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों का ज्ञान, वर्णों के ज्ञान या रंग बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसको भी विचार करना है, बताइए इसका क्या होगा, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बताएंगे, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। चलो इसको हल करते हैं। दिया है कि कथन, अभी कथन है क्या, कथन हाँ कारण दिया है। अरे गजब, अच्छा बात है भाई। यह कि वस्तु के परावर्तित, रिफ्लेक्टेड दिया है, प्रकाश तरंगों के कारण ही हम वस्तु के रंग का अनुभव करते हैं, और इन तरंगों का अपना स्वयं का कोई रंग नहीं है। दोनों सही है। चलो भैया, पहला आप लोग बता रहे हैं दोनों सही है, ये सब लोग बता रहे हैं। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, एक बार हट ही जाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, हल कर दीजिएगा अच्छे से। आप लोग जैसे कहेंगे वैसे हल तो कर दीजिए कम से कम। ये बता रहे हैं क्या, ये क्या कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देख लेते हैं। क्या दिया है कि वस्तु के परावर्तित रिफ्लेक्टेड प्रकाश तरंगों के कारण ही हम वस्तु के रंग का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इन तरंगों का अपना स्वयं कोई रंग नहीं होता है, हम बिल्कुल नहीं होता, जब तक आंखें ना मतलब हमारे प्रकाश ना पड़े तब तक हम इसको पहचान नहीं पाते। फिर कहते हैं कि आंख के अक्षपटल रेटिना के पार्श्व में स्थित रॉड्स और कोन्स नामक सूक्ष्म तंत्र ग्रंथियां वस्तु से अवशोषित प्रकाश द्वारा वस्तु के वर्णों का अनुभव कराती है। ठीक है, रोड्स और कोन्स कराती है। तो आपका कथन ए सही हो जाएगा, यानी ये दोनों का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए सबका आंसर आ गया। अब समझ में आ रहा है सबको? अब तो नहीं लग रहा है ना कि हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि हार्ड क्वेश्चन है, बस बेसिक है, बेसिक समझते रहेंगे तो हो जाएगा। दोनों आपका सही हो जाएगा। रंग और वातावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
रंग और वातावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया क्या है कि धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तु अलग अलग रंग की दिखाई देती है। यानी धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने से एक ही रंग की वस्तु अलग अलग रंग की दिखाई देती है। ये कथन आपका सही है। यानी धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम अधिक होने पे वस्तुओं का अलग अलग रूप दिखाई देता है। जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास लाइट है। अब मैं इसका प्रकाश कम करता हूँ, देखो मैं इसका प्रकाश कम कर दिया, देखो कैसे दिखाई दे दिया, दिखाई दे दिया, भूत नहीं कहते हैं, देखो। यानी दिया कि धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम या अधिक होने से एक ही वस्तु की अलग अलग रंग की दिखाई देती है। दिखाई देती है भाई, ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो सही हो गया, अब क्लियर हो गया। यानी धरातल पर प्रकाश की मात्रा कम अधिक करेंगे तो एक ही वस्तु अलग अलग रंग की दिखाई देगी। तो पहला आपका सही है, पहला सही हो गया, देख लीजिएगा। फिर कहते हैं कि एक ही वस्तु विभिन्न ऋतुओं में या विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की मात्रा और वातावरण के कारण हमेशा एक ही रंगत ही होती है। क्या दूसरा हम सही करेंगे क्या? दूसरा तो नहीं लगता कि सही करेंगे। दूसरा मेरा सही तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। एक ही वस्तु विभिन्न ऋतुओं में, एक ही वस्तु विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न ऋतुओं का मतलब मौसम के हिसाब से, विभिन्न स्थानों पर प्रकाश की मात्रा वातावरण के कारण हमेशा एक ही रहती है क्या? नहीं, एक नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। जैसे मटर के पुष्प दिन में अलग होते हैं और रात में अलग दिखाई देते हैं, बैगनी हो जाते हैं रात में प्रकाश पड़ता है तो ये गलत हो गया, ये दूसरा मेरा गलत हो जाएगा। मानव जीवन में रंग का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव में ने सौंदर्य के विकास में रंगों को प्राथमिकता दी है। बिल्कुल सही है। एक और तीसरा सही हो जाएगा, सी। क्या सही करेंगे? सी करेंगे सही। ठीक है, किसको सही करेंगे? सी करेंगे सही। अगला देखते हैं, चित्रकला के नियमित और अनियमित रूपाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियमित और अनियमित, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। नियमित और अनियमित क्या है? क्या दिया है कि नियमित रूपाकृति को लंबवत दो भागों में बांटने पर उसका आधा भाग शेष आधे भाग का विलोम होता है। बिल्कुल सही है। नियमित का मतलब समझते, सममात्रिक। यानी कह रहा है कि एक हमारा ये रूप है, अगर इसका 20 से भागते बांटते हैं तो एक भाग दूसरे का विलोम होता है, यानी आधा आधा हो जाएगा। ये इस विलोम का मतलब होता है आधा आधा, उल्टा नहीं, आधा हो जाएगा। जैसे ये भाग आधा, ये भाग आधा, तो दोनों उल्टा हो गए ना भाई। ठीक है, तो पहला आपका सही हो गया। नियमित रूप जैसे वृत्त और आयत है, बिल्कुल सही है। बौद्धिक सृजनशीलता की दृष्टि से कमतर होते हैं और उनमें एक रस्ता होती है। बिल्कुल एक रास्ता होती है, इसमें आकर्षण नहीं होता है। ये मैंने लिखवाया था, ये मैंने लिखवाया था, कमतर लिखवाया था, एक शब्द हमने प्रयोग किया था, कमतर होते हैं और उनमें एक रास्ता होती है। देखा होगा, ये शब्द हूबहू लिखा हुआ है, हूबहू मिला है आपको। अनियमित रूप जैसे विषम कोण, चतुर्भुज के साथ साथ चित्रभूमि पर संतुलन करना कठिन आवश्यक होता है, लेकिन ये अधिक रुचिकर होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये कठिन तो होते हैं लेकिन रुचिकर होते हैं। यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। रूपाकृतियों में तीनों सही लगाएंगे। क्लियर? रूपाकृतियों में हम तीनों को सही लगाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन भाई। दिया कि चित्रकला में आकृति की रचना और बोध में वर्ण तथा प्रकाश छाया की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या दिया है कि वर्ण से भी आकृतियों की रचना में सहायक मिलती है, वर्णों से, रंगों से भी। उदाहरण के लिए किसी तल पर लाल रंग की बिंदु सूर्य का रक्त का स्वरूप उपस्थित कर सकता है। बिल्कुल सही भाई, कलाकृतियों में रंग का बिल्कुल महत्व है। तो मेरा सही हो जाएगा पहला कथन। केवल छाया प्रकाश से भी वस्तु बोध में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि किसी बर्तन से गिरता हुआ द्रव्य यदि श्वेत है तो वह दूध का संकेत देगा, यदि काला है तो वह तारकोल का देगा। केवल छाया प्रकाश के माध्यम से कैसे हो सकता है भाई? केवल छाया प्रकाश का प्रयोग किया है ना। केवल छाया प्रकाश से भी वस्तु बोध में परिवर्तित हो जाता है। केवल नहीं मेंशन करता तो हम नहीं लगाते, केवल का मेंशन कर दिया। यानी कथन क्या है? तो कथन 1 सही है, कथन 2 मेरा गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 क्या है? गलत है, तो सी लगाएंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
चित्रकला में आकृति यानी फॉर्म दिया है, आपको मैंने बताया था ना, आकृति के बारे में कुछ समझाया था हमको, क्या समझाया था भाई? तो आकृति के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे। क्या पॉइंट बताया था देख लीजिएगा। एक हमने बताया था आपको रूप, एक आपको हमने बताया था आकृति, एक हमने आपको बताया था सिंबल यानी प्रतीक। देखो आकृति जो रूप होती है जो व्यक्ति का सभी कहलाता है। क्या होता है? सभी होता है। रूप क्या होता है? सभी होता है। रूप क्या है भाई? तो रूप कह सकते हैं कि मेरा सभी है, पोर्ट्रेट है। रूप क्या है? सभी या पोर्ट्रेट है। ये 3D होता है। ये क्या होता है? 3D होता है। इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई का बोध होता है। गहराई कह लीजिए, ऑब्लिक करके ऊंचाई कर दीजिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या हो जाएगी कि आकृति होता है। आकृति क्या होता है? ये शेप बना होता है, शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, इसको सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रतीक। तो ये आकृति हमारी ऐसे हो जाएगी, ये वर्गाकार, आयताकार, ठीक है, त्रिभुजाकार, बेलनाकार। ठीक है, ये मेरी आकृति हो जाएगी। ठीक है, ये आकृति जो होती है भाई, इसमें केवल लंबाई व चौड़ाई का बोध होता है। क्या होता है? चौड़ाई का बोध होता है। ये 2D होती है। प्रतीक होता है जैसे स्वास्तिक चिन्ह हो गया, ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया, स्वास्तिक चिन्ह, कमल सूर्य, ये कमल सूर्य ध्यान रखिएगा। ये इसमें कोई आयाम नहीं होता है, इसमें कोई आयाम नहीं होता है, आयाम विहीन होता है। मैंने लिखवाया भी है ये भी, ये आयाम विहीन होता है, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। प्रतीक में सिंबल जो कहलाता है, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया था, समझाया था। इसी बेस पे ये क्वेश्चन हल होगा। देख लीजिएगा क्या दिया है कि चित्रकला में आकृति यानी फॉर्म दिया है कि सृजन और संकेत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, टेढ़ी मेढ़ी बनावटों की रचना अनिवार्य आकृतियों का संकेत नहीं करती है जब तक उनमें घनत्व, छाया प्रकाश या सादृश्य न दिखाया जाए। पहला देख लीजिएगा। दूसरा विचार करते हैं भाई कि चित्रकला में आकृति को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतिक, सृजित अथवा विकसित किया जाता है। दूसरा मेरा सही लग रहा है। कागज पर उतार चढ़ाव वाली एक रेखा अंकित करने पर उसके निचले भाग में पर्वतों की और ऊपरी भाग में आकाश की धारणा बन जाती है। अब बताएंगे क्या सही होगा, इसमें मेरा क्या सही होगा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सब लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। डी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। डी कोई बता रहा है, डी क्या भाई? सब लोग बताएंगे आंसर इसका क्या होगा भाई? सभी लोग बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, और किसका कितना सही होता है देखते हैं। देख लो इसको, समझ लो। अभी सोच रहे हो ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देख लो। देखो, टेढ़ी मेढ़ी बनावटों की रचना अनिवार्य आकृतियों का संकेत नहीं करती है। अनिवार्य रूप से हम टेढ़ी मेढ़ी या कला मतलब रेखाओं का प्रयोग करके हम कलाकृति नहीं बनाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ लो। उनमें घनत्व, छाया प्रकाश, सादृश्य नहीं दिखाया गया है।
ठीक है, ये मेरा सही हो जाएगा, ये मेरा सही है भाई, नहीं होती है तो ये हमारा दिया तो मेरा सही हो जाएगा, ये सही कह रहा है ये, ठीक है। फिर क्या दिया है कि चित्रकला में आकृति को किसी निश्चित उद्देश्य से संकेतिक सृजित अथवा विकसित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं कि स्वयं के लिए हम कोई कलाकृति बना दें। ये क्या होता है, ये स्वयं के लिए नहीं होता है, ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि कलाकृति का उद्देश्य हम कलाकृतियों का निर्माण करें, तो मेरा दूसरा सही हो जाएगा। पहला भी सही है भाई, क्योंकि देखो निर्माण करता है तब गलत हो जाता है। इसमें कहता कि टेढ़ी मेढ़ी बनावटों की रचना अनिवार्य रूप से संकेतिक करती है, तो मेरा सही हो जाता, लेकिन नहीं दिया, नहीं करती है, बिल्कुल सही है, नहीं करती भाई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। उसके बाद से तथा उनमें घनत्व छाया प्रकाश से सदृश न दिखाया जाए। भाई दिखाना क्यों नहीं, भी दिखाएंगे तभी तो हम समझ पाएंगे। तो मेरा पहला सही दूसरा सही हो गया। कागज पर उतार चढ़ाव, देखो कागज ये बना है, इस पे कर रहा है कि उतार चढ़ाव, यानी उतार ऐसे कर रहा है और फिर चढ़ाव ऐसे कर रहा है। अब ऐसे मेंशन कर रहा है तो अंकित करने पर उनमें निचले भाग पर्वतों की और ऊपरी भाग आकाश की तरह दिखाई दे। देखो निचले भाग क्या उतार चढ़ाव कर रहा है ना, तो उतार चढ़ाव देख लो, ये नीचे उतार हो गया, ये चढ़ाव हो गया, तो ये आपका अंकन करता है, बन जाती है। तो आपका 1 2 तीनों सही हो जाएगा, डी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 तीनों सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। अगर इतने में किसी को सस्पेंस हो बताएगा, लगभग 20 या 22 क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन से ऊपर थे, 23 24 थे क्वेश्चन, शायद 24 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स के, और बाकी आप लोगों ने देखा प्री में जितने भी प्रीलिम्स में अगर देखा है, पीटी में जितना देखा जाए, तो अगर जितने भी कूट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका फॉर्म यही रहेगा। जैसे भारतीय कला भी हो गया, पुनर्जागरण हो गया, इन सब में ऐसे ही जब जब पढ़ाते रहेंगे, अगर कुछ प्रैक्टिस कराएंगे तो ऐसे कंबाइन करके बताते रहेंगे कि आप लोग समझ जाइएगा कि कैसे किस तरह पूछता है। और एलटी प्री के लिए है ये, एलटी प्री के लिए हो सकता है कि हम इसको बना के भी दे देंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा एक बार, क्या सही क्या गलत होगा, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसमें। प्रश्नावली देख लीजिएगा कैसी प्रश्नावली आपकी है, प्रश्नावली का फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। तो अभी क्लास के लिए इतना ही है।